क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी शादी की पहली रात आपका पति नहीं बल्कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपके साथ बिताए, और वो भी सिर्फ एक रात नहीं बल्कि महीनों तक? मेरा नाम रागिनी है और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन की है, जिसने मुझे प्यार, त्याग और एक ऐसे राज से रूबरू करवाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं हमेशा से मानती थी कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मुझे सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा था कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सबसे प्यारी दोस्त मानवी मेरी ननद बनने वाली थी। उसका भाई अभिमन्यु, जिसे मैं हमेशा दूर से ही देखा करती थी, मेरा पति बनने वाला था। ये सोचकर मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फूलों से सजे उस कमरे में जब दरवाजा खुला और अंदर आने वाला शख्स मेरा दूल्हा नहीं था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ है। सुबह के हल्के सुनहरे धूप के साथ मेरी आंख खुली। ओस की बूंदों से भीगी घास पर मेरे पैर पड़े तो एक ठंडक सी दौड़ गई। मेरी माँ हमेशा मुझे टोकती थी, रागिनी, सुबह की तेज धूप में छत पर मत जाया कर। तुझे पता है तेरी तबीयत को गर्मी सूट नहीं करती। लेकिन माँ की एक ना सुनने की आदत बचपन से ही थी। मुझे लगता था इतनी सी धूप से मुझे क्या ही नुकसान हो जाएगा। अपने पौधों को पानी देते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो मिट्टी की महक, पत्तियों का हरा रंग, सब कुछ मुझे जीवंतता से भर देता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। पानी की बौछार करते हुए अचानक मुझे लगा जैसे सूरज सीधे मेरे सिर पर आ गिरा हो। एक तेज चुभन सी मेरी आंखों में उठी और फिर चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। मेरे हाथ से पानी का मग छूट गया और मैं वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ना जाने कितनी देर बाद जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। हाथ में ड्रिप की सुई चुभी हुई थी और माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। पास में मेरे बड़े भैया कार्तिक का फोन माँ के हाथ में था, जो बार बार कह रहे थे, माँ प्लीज रागिनी का ख्याल रखो। मैं जल्दी ही दुबई से वापस आने की कोशिश करता हूँ। पापा के जाने के बाद भैया ही घर की कमान संभाले हुए थे और मैं उनकी लाडली बहन। अभी मेरी आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं थीं कि मानवी दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें भी लाल थीं। वो मुझसे लिपटकर रो पड़ी, पगली, तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुझे पता है मुझे कितना डर लगा था। मैं तुझे कब से फोन लगा रही थी। मानवी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, वो मेरी परछाई थी। हम दोनों ने एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी। हमारी दोस्ती किसी रिश्ते से कम नहीं थी। वो अक्सर अपने बड़े भाई अभिमन्यु की तारीफ किया करती थी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में किसी लड़के को लाने का कोई शौक नहीं था। मेरा सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हों, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं और अपनी माँ का सहारा बनूं, जिन्होंने हम दोनों भाई बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन जिंदगी को शायद मंजूर नहीं था। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने माँ से जॉब करने की जिद की। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, तेरी ये हालत है और तुझे जॉब करने की पड़ी है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि तुझे आराम की जरूरत है। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने भैया से बात की और जैसी उम्मीद थी उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। मानवी को जब पता चला तो वो भी नाराज हुई, लेकिन मेरी खुशी के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरे सपने अब पूरे हो रहे हैं। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक शाम माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, रागिनी, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, माँ, मैंने तो अभी जॉब शुरू ही की है। मैं 5 साल तक कुछ नहीं करने वाली। लेकिन माँ ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने बताया कि रिश्ता तय हो चुका है और लड़का कोई और नहीं बल्कि मानवी का भाई अभिमन्यु है। मेरे मना करने पर माँ ने इमोशनल होकर कहा, क्या तू अपनी माँ की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अभिमन्यु बहुत अच्छा लड़का है और तुझे पसंद भी करता है। मैं हैरान थी। मानवी हमेशा से चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बनूं, लेकिन क्या इसके लिए उसने मेरी माँ को मना लिया था? मैं मानवी पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन माँ ने बताया कि खुद अभिमन्यु की माँ रिश्ता लेकर आई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने आंसू पी लिए और अपने सपनों का गला घोंटकर शादी के लिए हाँ कर दी। मानवी बेहद खुश थी, बार बार मुझे गले लगाकर कहती, मेरा सपना सच हो गया, तू अब सच में मेरी भाभी बनेगी।
शादी का दिन आ गया। मैं भारी गहनों और लाल जोड़े में दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। मुझे अभिमन्यु से बात करने की बेचैनी हो रही थी, क्योंकि शादी से पहले हम दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की थी, बल्कि एक दूसरे से कतराते ही थे। मैं अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, मन ही मन हजारों सपने बुन रही थी। मेरी माँ को छोड़कर आने का गम भी था, खासकर इसलिए क्योंकि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी और भैया भी वापस दुबई चले जाने वाले थे। फिर भी मुझे इस बात की तसल्ली थी कि ससुराल में मानवी है, जो मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शर्म से नजरें झुका लीं, लेकिन जब नजर उठाई तो देखकर दंग रह गई। सामने अभिमन्यु नहीं, बल्कि मानवी खड़ी थी। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मुझे लगा शायद कुछ काम होगा, थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन वो तो वहीं जम गई। लगभग 2 घंटे बीत गए, ना तो वो गई और ना ही अभिमन्यु कमरे में आए। आखिरकार मैंने मजाक में कहा, क्या मैं अपनी शादी की पहली रात तेरे साथ बिताऊंगी? जा यार, अब अपने भाई को भेज। तभी अभिमन्यु कमरे में आए। मानवी के जाने के बाद उन्होंने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थाम लिया। उनका स्पर्श बिजली की तरह मेरे भीतर दौड़ गया। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया और मेरी तारीफ करने लगे। वो कह रहे थे कि मानवी की वजह से ही वो मुझे पसंद करने लगे थे और कैसे उनकी माँ अपनी सहेली की बेटी से उनकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी करने की जिद की। हमारी बातचीत का ये सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार फिर से मानवी थी। वो अंदर आई और बोली, भैया प्लीज आज आप मेरे कमरे में सो जाओ ना, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। मैं भाभी के पास सो जाऊंगी। मेरी तरफ देखकर उसने आंख मारी और बोली, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड इस घर में आई है, मुझे तो आज उससे ढेर सारी बातें करनी है। अभिमन्यु ने बिना किसी सवाल के अपनी लाडली बहन की बात मान ली और मुस्कुराते हुए कमरे से चले गए। मैं अवाक रह गई। मेरा सारा रोमांच, सारी उमंगे पल भर में ठंडी पड़ गईं। मानवी मेरे बगल में लेट गई और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई, जबकि मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मानवी ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सचमुच वो इतनी बचकानी है कि उसे शादी की पहली रात की अहमियत ही नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मानवी वहां नहीं थी। मैं तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मेरे सास ससुर बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। मानवी ने तुरंत मेरे सामने दवाइयों की एक पर्ची रखी और बोली, रागनी ये ले अपनी दवाई। आंटी ने दी थी मुझे, कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि मैं अपनी कमजोरी का ढिंढोरा पूरे घर में नहीं पिटवाना चाहती थी, लेकिन मानवी ने मेरे सास ससुर को साफ मना कर दिया था कि मैं अभी घर का कोई काम नहीं करूंगी। वो हर वक्त मेरे पास रहती, कभी मेरा सिर दबाने लगती, कभी पैर दबाने लगती। मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी होती। दोपहर में जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी तो वो मेरे लिए जूस लेकर आई और कहने लगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुझे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। शाम को अभिमन्यु ऑफिस से आए तो मुझसे मिलने कमरे में आए। हम कुछ देर बातें कर रहे थे कि तभी मानवी लूडो लेकर आ पहुंची। उसने कहा, आज हम तीनों साथ में लूडो खेलेंगे। मेरे पति ने हंसकर कहा, अभी तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में खेलते हैं। लेकिन मानवी ने अपनी बचकानी जिद शुरू कर दी। उस रात भी लूडो खेलते खेलते काफी देर हो गई। जैसे ही हमने सोने की सोची, मानवी ने फिर वही रट लगा दी, भैया आज भी आप मेरे कमरे में सो जाओ ना प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। और अभिमन्यु बिना कोई ऐतराज जताए उठकर चले गए। ये सिलसिला अब रोज का बन गया था। हर रात बिना किसी नागा मानवी हमारे कमरे में आ धमकती और किसी न किसी बहाने से अभिमन्यु को बाहर भेज देती। मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ वो मुझ पर जान छिड़कती थी, मेरी सेहत का इतना ख्याल रखती थी कि मुझे गिलास तक उठाने नहीं देती थी, और दूसरी तरफ मुझे मेरे पति के साथ अकेले में एक पल भी नहीं गुजारने देती थी। एक दिन अभिमन्यु ने कहा कि वो मुझे डिनर पर बाहर लेकर जाएंगे। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा, चलो आज तो मानवी का कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अच्छे से तैयार हुई। अभिमन्यु के साथ कार में बैठकर जाने का अपना ही एक अलग रोमांच था। हमने एक अच्छे से रेस्तरां में खाना खाया और खूब बातें की। वो मुझे अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे और मैं उन्हें अपने सपनों के बारे में बता रही थी। उस रात मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा,
लेकिन जब हम 11 बजे के करीब घर वापस लौटे तो मैंने देखा कि मानवी हमारे कमरे में मेज पर लूडो बिछाए बैठी हुई थी और हमारा ही इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरे पति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। आ गए आप लोग? चलो जल्दी करो, आज मैं जीत कर ही रहूंगी, उसने अपनी बचकानी आवाज में कहा। उस रात भी वही हुआ। वो मेरे साथ सोई और मेरे पति दूसरे कमरे में चले गए। मैं असहाय महसूस कर रही थी। मैंने चाहकर भी मानवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके प्यार की झूठी तस्वीर मेरे सामने थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनप रहा था। मैंने सोचा, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? अगर उसे मुझसे और अपने भाई से बाहर घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे अकेले के पलों से इतनी जलन क्यों है? शादी को 20 दिन बीत चुके थे। इस दौरान मेरी अपने पति के साथ एक भी सुहागरात नहीं हो पाई थी। शाब्दिक अर्थों में हर रात मेरे पति को मेरे पास से जाते देख मेरा दिल टूट जाता। मेरी सहेली, जो अब मेरी ननद थी, मेरे सुहाग की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। मैं अपने मायके गई तो मैंने माँ को हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि मानवी हर रात मेरे साथ सोती है। माँ को सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, इसमें बुराई क्या है बेटा? वो तुझसे कितना प्यार करती है, तू उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और अब भाभी भी बन गई है तो उसका मन तो करेगा ही तुझसे बातें करने का। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात मानकर मैं चुप रही, लेकिन ससुराल में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मेरे सास के कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे। बातों बातों में उन्होंने मेरी सास से पूछ लिया, अभी तक बहू से कोई गुड न्यूज नहीं आई क्या? मेरी सास ने झेंपते हुए कहा, अभी तो शादी को 2 महीने ही हुए हैं। उन्होंने कहा, अरे आजकल तो लड़कियां शादी के 1-2 महीने बाद ही माँ बन जाती हैं। अपनी बहू का चेकअप करवाओ, कहीं कोई कमी तो नहीं। ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी और मेरा खून खौल उठा। मैं किसी को क्या बताती कि मेरे और मेरे पति के बीच तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्यारी ननद हर रात हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मुझ पर बांझपन का ठप्पा लगने की नौबत आ गई थी और अपनी दोस्त की इन हरकतों से मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी। अब मेरा धैर्य पूरी तरह से जवाब दे चुका था। मानवी का हर प्यार भरा स्पर्श मुझे एक साजिश की तरह लगता था। उसकी मुस्कान मुझे एक मुखौटा लगती थी। मैं सोचती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर मेरी शादी इसलिए करवाई ताकि वो अपने भाई को मुझसे दूर रख सके, या शायद वो चाहती थी कि मैं जिंदगी भर उसकी आभारी रहूं और मेरे पति पर उसका हक बना रहे। ये ख्याल मेरे दिमाग में जहर की तरह फैलने लगे। मैं अभिमन्यु से भी इस बारे में शिकायत कर चुकी थी, लेकिन उनके लिए तो उनकी बहन भगवान के समान थी। उन्होंने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया और कहा, तुम उसे गलत समझ रही हो। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो इस घर में कब तक रहेगी? हम उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। शादी होते ही वो अपने घर चली जाएगी और फिर हम दोनों सारी जिंदगी साथ रहेंगे। इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? उनका ये अंधा प्यार मुझे और भी चुभता था। वो मेरी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। एक औरत के लिए, एक पत्नी के लिए ये स्थिति कितनी अपमानजनक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली थी, ये वो नहीं समझ सके। मैं लगातार दबती जा रही थी और इस दबाव ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने मेरे अंदर की सारी हदें तोड़ दी। एक शाम बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अभिमन्यु शाम को जल्दी घर आए थे और हम दोनों कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। हम दोनों ने तय किया था कि आज हम साथ में कोई फिल्म देखेंगे। माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगा था। तभी दरवाजा खुला और मानवी अंदर आई। उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था। वो बोली, वाह, तुम लोग तो मजे कर रहे हो, मैं भी फिल्म देखूंगी तुम्हारे साथ। बस मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैंने तेजी से उठकर मानवी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ घसीटते हुए बोली, बहुत हो गया मानवी, आज के बाद अगर तू मेरे कमरे में आई तो मैं तुझे बहुत बुरा समझूंगी। बाहर निकल यहाँ से। मेरे इस रौद्र रूप को देखकर मानवी और अभिमन्यु दोनों ही हैरान रह गए। मानवी ने पहले कभी मुझे इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, रागिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह बात करने की? ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं इससे इसी तरह बात करूंगी। मैं पिछले 2 महीने से इसकी हरकतें झेल रही हूँ। आपको तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि ये आपकी लाडली बहन है।
लेकिन ये मेरे और आपके बीच आ रही है। इसका कोई हक नहीं बनता कि ये हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो। क्योंकि ये मेरी दोस्त है, क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरी जिंदगी के साथ जो चाहे करे? मेरी बात सुनकर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि मानवी बीच में कूद पड़ी और उनका हाथ पकड़ लिया। भैया नहीं, मानवी चीखी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपने पति की तरफ देखा और बोली, वाह, आप अपनी बहन के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आज मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते हुए मैंने अपनी अलमारी खोली और बैग निकालकर कपड़े भरने लगी। अभिमन्यु गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। मानवी मेरे पीछे भागती आई और बोली, रागिनी रुक जा, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, और वो भी तेरी वजह से, मैंने रोते हुए कहा। तू मेरे सामने अच्छी बनती है और पीठ पीछे मुझे मेरे पति से दूर कर रही है। तूने जानबूझकर मेरी शादी करवाई ताकि मैं तेरी खिलौना बनकर रह सकूं। मेरी ये बात सुनकर मानवी चुप हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लीज रागिनी, एक बार मेरी बात सुन ले। उसके बाद अगर तू जाना चाहे तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी सफाई का मौका दे। उसकी आवाज में एक अजीब सी पीड़ा और विनम्रता थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया। मैंने सुबकते हुए उसकी तरफ देखा। वो मुझे पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गई। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और अपनी कहानी शुरू की। तुझे याद है जब तू पहली बार बेहोश हुई थी छत पर? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुझे बचपन से एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से तू बहुत कमजोर है। इस बीमारी के रहते हुए अगर तू प्रेग्नेंट हो गई तो ना सिर्फ तेरी जान को खतरा हो जाएगा, बल्कि बच्चा भी सेहतमंद पैदा नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि पूरे 2.5 साल तक तुझे अपने पति से दूर रहना होगा, क्योंकि ये इलाज का बहुत जरूरी समय है। मानवी की ये बातें सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी माँ ने मुझे कभी इस बारे में एक शब्द नहीं बताया था। उन्होंने हमेशा मेरे खाने पीने और गर्मी से बचने का ही ख्याल रखा। मानवी बोलती रही, जब मैं भैया की शादी तुझसे करवाने की जिद कर रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आंटी तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर चुकी हैं। मैं हैरान रह गई। मैं तेरी माँ के पास गई और गिड़गिड़ाई। तब उन्होंने मुझे ये सच बताया। उन्होंने कहा कि वो तेरी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। लेकिन मेरे सामने एक मुसीबत थी। मेरी मम्मी अपनी सहेली की बेटी से भैया की शादी करवाना चाहती थी और वो लड़की बहुत चालाक थी। उसका मकसद सिर्फ हमारी दौलत थी। मुझे पता था कि अगर वो इस घर में आ गई तो मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हमेशा से तुझे अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती थी, क्योंकि तू भोली है, मासूम है। इसलिए मैंने तेरी मम्मी से एक वादा किया। मानवी की आवाज भारी हो गई थी। मैंने कहा, आंटी आप ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं वादा करती हूँ कि शादी के बाद रागिनी का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं उसे उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी ताकि उस पर कोई मानसिक दबाव न पड़े। और सबसे जरूरी, मैं उसे और भैया को अकेले में नहीं रहने दूंगी जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हो जाता। तेरी माँ ने मुझ पर भरोसा किया और इस शादी के लिए मान गई। मानवी ने मेरी तरफ आंसुओं भरी नजरों से देखा। रागिनी, मैं हर रात तेरे और भैया के बीच जानबूझकर आती थी। मैं जानती हूँ कि मैं तेरी नजरों में गिर गई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुझसे सच नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने आप को बीमार समझकर डिप्रेशन में चली जाए। तू हमेशा से बहुत खुशमिजाज रही है। आंटी ने तेरी सारी दवाइयाँ मुझे दे दी थीं। जब भी ये खत्म होती मैं खुद मार्केट से लेकर आती थी। तूने हमेशा सोचा कि मैं तेरी टांगे दबा रही हूँ या सिर दबा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुझसे इतना काम करवा लेती थी ताकि तू थककर जल्दी सो जाए, और फिर मैं तेरे पास लेट जाती थी ताकि इस बात की गारंटी रहे कि तू और भैया दूर रहो। मुझे माफ कर दे रागिनी। मैंने सोचा था कि तेरा इलाज खत्म होते ही मैं तुझे सब सच बता दूंगी, लेकिन तूने आज इतना गुस्सा कर दिया कि मुझे अभी बताना पड़ रहा है। ये सुनकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे शरीर की सारी गर्मी गायब हो गई। मैं कांपने लगी। मैंने तुरंत मानवी को अपनी बाहों में भर लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार यही कह रही थी,
मुझे माफ कर दे मानवी, मैं इतनी बड़ी पापिन हूँ। तू मेरे लिए इतना कुछ सहती रही और मैं तुझे गलत समझती रही। तूने मेरी जान बचा ली, मेरे पति का घर बचा लिया। तू तो मुझे अपनी बहन समझती रही और मैंने तुझ पर शक किया। मानवी ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर साफ किया और बोली, चुप हो जा पगली, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और अब तो मेरी भाभी भी है। मेरा फर्ज बनता था। तभी अभिमन्यु कमरे में आए। वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखें भी भीगी हुई थीं। वो मेरे पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो रागनी, मुझे भी ये सब नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मानवी तुमसे बहुत प्यार करती है और अपने प्यार में शायद बचकानी हरकतें कर रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बड़ा त्याग कर रही है और अब तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन कमरे में अपनत्व और प्यार की एक ऐसी बारिश हुई कि मेरे सारे गम धुल गए। अब सब कुछ साफ हो चुका था। मेरे लिए मानवी का सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। वो अब भी मेरे कमरे में नहीं आती थी, लेकिन उसकी जगह अब अभिमन्यु रात को मेरे पास ही रहते थे। हम बातें करते, हंसते खेलते, लेकिन एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए। मेरे पति मेरी सेहत को लेकर बहुत सजग थे। उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है, बल्कि वो अक्सर कहते, हम दोनों के पास प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन इस सब के बावजूद घर में एक अनकहा तनाव था। मेरी सास को नहीं पता था कि मेरी बीमारी क्या है और मानवी ने ऐसा क्यों किया। उनके लिए मानवी का वो बचकाना व्यवहार अब भी एक तमाशा था और मेरी शादी के बाद भी कोई खुशखबरी न आना एक चिंता का विषय। बाहर के रिश्तेदारों की बातें मुझे अंदर ही अंदर कचोटती, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि झूठी इज्जत से ज्यादा जरूरी मेरी सेहत है। मेरे इलाज का आखिरी दौर शुरू हो चुका था। मानवी अब भी मेरी दवाइयों का पूरा ध्यान रखती थी। अब वो खुलकर आती जाती थी, लेकिन रात को हमें अकेला छोड़ देती थी। उसकी ये परिपक्वता देखकर मुझे खुद पर शर्म आती थी। मैंने एक दिन उससे कहा, मानवी, तू अपनी शादी की चिंता क्यों नहीं करती? तूने मेरे लिए इतना किया, अब तू अपनी जिंदगी शुरू कर। वो बस हंसकर बोली, मेरा वक्त भी आएगा, पहले तू ठीक हो जा। और फिर वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। डॉक्टर के पास मेरे आखिरी टेस्ट हुए। मानवी, मेरी माँ और अभिमन्यु तीनों साथ गए थे। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, कंग्रेचुलेशंस रागिनी, तुम्हारा इलाज सफल रहा। तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। हालांकि अपना ख्याल रखना अभी भी जरूरी है, लेकिन तुम्हारी बीमारी अब खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही मेरी माँ तो खुशी से रो पड़ी। उन्होंने मानवी को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरी बेटी को नई जिंदगी दे दी। मानवी ने कहा, आंटी, मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा हो गया। मैंने उसकी जिंदगी बचा ली। अब हमारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने का समय था। अभिमन्यु और मेरे बीच का रिश्ता अब सही मायनों में फलीभूत हो सका। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को समझा और अपनी जिंदगी शुरू की। अब मैंने ही मानवी को कहा कि वो हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताए और हमें उसके रिश्ते की चिंता करनी होगी। ईश्वर की कृपा से कुछ ही समय बाद मानवी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का बहुत नेक और प्यार करने वाला था और वो परिवार भी इतना अच्छा था कि मानवी की हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार रहता था। मानवी की शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। उसकी विदाई के समय मैं फूट फूट कर रोई। मैंने उससे कहा, तेरी वजह से मुझे सब कुछ मिला और आज मुझे तुझसे दूर होना पड़ रहा है। उसने मुझे पकड़कर कहा, दूर कहाँ हो रहे हैं हम बहनें हैं। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अब तू अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे और मुझे जल्दी से अपने बच्चे की माँ बनती दिखा। उसकी इस बात पर हम सब हंस पड़े। मानवी के जाने के बाद घर थोड़ा सूना लगने लगा, लेकिन अभिमन्यु और मेरा प्यार इस कमी को पूरा कर देता। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी शुरू की और भगवान की कृपा से मैंने जल्द ही माँ बनने का सुख भी पाया। जब मैंने अपनी कोख में एक नन्ही सी जान को महसूस किया तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मानवी ने वो त्याग नहीं किया होता तो शायद आज मैं इस खुशी के लायक भी नहीं बची होती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी और घर में खुशियां लौट आई थीं। मेरे सास ससुर को जब सच्चाई का पता चला तो वो भी मानवी की तारीफ करते नहीं थकते थे। आज मैं अपनी बच्ची के साथ खेल रही थी, तभी मेरी नज़र फोटो एल्बम पर पड़ी। उसमें मानवी की शादी की एक तस्वीर थी जिसमें वो मुझे गले लगाकर खड़ी थी।
मैं उस तस्वीर को देर तक देखती रही। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, पता है बेटा, तेरी बुआ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। भगवान कभी कभी बहनों के रूप में फरिश्ते भेजता है। जिस वक्त हर कोई अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, उस वक्त भी तेरी बुआ ने मेरे बारे में सोचा। उसने मुझे बचाने के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरी नजरों में गिरना मंजूर कर लिया। दुनिया के सामने उसने एक बचकानी लड़की का नाटक किया, लेकिन असल में वो उस घर की सबसे समझदार और मजबूत लड़की थी। जिंदगी एक अजीब सी पहेली है। जिन रिश्तों को हम दिल के सबसे करीब समझते हैं, कभी कभी उन्हीं से सबसे बड़ी चोट मिलती है। लेकिन कई बार जिन रिश्तों पर हम शक करने लगते हैं, वही रिश्ता हमारी ढाल बन जाता है। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को शक की निगाह से देखा। मैंने सोचा कि वो मेरी खुशियों से जलती है, जबकि वो तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी छवि तक दांव पर लगा चुकी थी। उसने ना तो मुझे बताया, ना ही अपने भाई को, ना ही अपने माता पिता को। वो अकेली ही वो बोझ ढोती रही। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी कभी हम आंखों से देखकर जो फैसला लेते हैं, वो पूरी तरह गलत होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कहानी के दो पात्र होते हैं, और हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा सच होता है। मानवी ने मुझे सिर्फ अपनी भाभी या दोस्त नहीं समझा, उसने मुझे अपना हिस्सा समझा। उसने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि खोने में भी होता है। अपनी इज्जत, अपनी सुविधा और अपने भाई के साथ अपना वक्त, सब कुछ खोकर उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरा परिवार पूरा है क्योंकि एक लड़की ने अपनी सहेली के लिए वो किया जो शायद कोई बहन भी नहीं कर पाती। ये कहानी कोई अजूबा नहीं है, ये हकीकत है। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को जिंदगी में एक मानवी जरूर मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी खातिर बिना बताए कोई बड़ा त्याग किया हो? या फिर आपने कभी किसी रिश्ते को गलत समझा हो? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस कहानी को अपनी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि सच्चे रिश्तों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।